हेलो एवरीवन, मैं तरुण यादव कॉन्सेप्ट टाइम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कोविड-19 की दूसरी लहर में आशा करता हूं कि आप व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम ये CHSL की सॉल्यूशन करा रहे थे। यहाँ पे मैं 17 मार्च शिफ्ट 2 का दूसरे का पेपर लेके आया हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। द एवरेज प्राइस ऑफ द 3 आइटम्स इज 14,265 इफ द प्राइसेस आर इन द रेशियो, अनुपात दिया कितना है 7, 9 और 11। रेशियो दिया कितना हुआ है 7, 9 और 11। द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताना है। 3 वस्तु का औसत मूल्य दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है 14,265। यदि उनके मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है 7, 9 और 11, तो सबसे महंगा मूल्य बताना है कौन सा है। तो देखो पहली बात तो डिटेल तो है ही, वो तो करेंगे ही। पहले एक चीज़ देखो हम लोग और क्या कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी कॉस्टलेस्ट आइटम कौन सा है? कॉस्टलेस्ट आइटम ये है, सबसे महंगी वस्तु ये है। तो जब आंसर हमारा निकल होगा इसी से कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। तो क्या वो 11 का मल्टीपल होगा? क्या वो 11 का गुणज होगा? बिल्कुल होगा। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है हमारे ऑप्शन में जो कि 11 का गुणज है, जो कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो चलो मैं पहला ऑप्शन पहले उठा लेता हूं समझाने के लिए कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट को ऐड करते हैं, एक छोड़ के एक को ऐड करते हैं। जैसे 1 + 4 कितना हुआ 5, 5 + 5 कितना हो गया 10। इन सब का जोड़ कितना आया, योग कितना आया 10 आया, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना योग आ गया 10। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं, अंतर निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाए या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा पहला जो ऑप्शन है पूरी तरह 11 से डिविजिबल है, तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा, अगर मैं दूसरा चेक करता हूँ तो 2 + 3 8, 6 3 9, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये दूसरा चेक करते हैं 9 5 14 16, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो 8 और 9 और कितना हो गया 14 और 7 4 गया, तो ये भी पॉसिबल है। तो मेरा आंसर कौन सा सिर्फ पॉसिबल है? मेरा आंसर सिर्फ पॉसिबल है 1। अब तो चलो भाई फिर डिटेल भी कर ही लेते हैं कि इसको अगर हमें सॉल्व ही करना है तो हम कैसे करेंगे। ये तो रहा कि हम एग्जाम में किस तरह मार करके जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका डिटेल की बात, चलो एक काम करो x मान लो। अच्छा, अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो कितना, इन सबका योग कितना आ गया 27x। 27 का कितने आइटम है 3 आइटम है, तो इनका औसत ये आ गया, और औसत दिया कितना है मुझे 14,265। अगर मैं काटूंगा तो 9 से चला जाएगा, फिर कितने से जा रहा है, कितना बचा 5 बचा ना, 52 बचा। फिर 45 फिर कितना बचा 7 बचा, 76 हो गया। फिर कितना है, फिर मतलब मेरी x की जो वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आ रही है 1585। और मेरी सबसे महंगी वस्तु कौन सी 11 है, तो मुझे 11x चाहिए। तो 11 इंटू ये निकालना है मुझे, ठीक है 11 है। अच्छा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, तो एक काम मैं कर दे रहा हूँ, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करके मेरी वैल्यू आएगी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इंटू करके 10 + 1, यही 11 ही लिखा हुआ है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 15,850। 10 से मल्टीप्लाई करने पे और एक और मल्टीप्लाई होगी तो 1585। इसको जरा ऐड करो, कितना आ रहा है 17435। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो ऑप्शन पहला है। इतना इसमें करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, आप चुपचाप डिविजिबिलिटी देख के आगे बढ़ सकते थे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर इज 35, हाउ मच विल इट बी 7/8 ऑफ दैट नंबर। यदि एक संख्या का 1/4 का 1/5 35 है तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा। चलो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। जैसे कोई संख्या मैंने मान ली x है, x का 1/4 और फिर उसका 1/5 कितना है 35 दिया हुआ है, तो मेरा नंबर कितना आ गया, यहाँ से हो जाएगा 20, तो 35 × 20 कितना आ गया मेरा 700 आ गया। मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई 700 आ गई। अब मुझे इसी का 7/8 बताना है, 700 का 7/8 बताना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा अपॉन 8। तो करो, 6 से जाएगा 48, 1 बचा तो 6 1। जैसे ही मेरा 6 1 आ गया तो मेरे को पता चल गया मेरा यही ऑप्शन पॉसिबल है। फिर कर रहा हूँ, कर लो, फिर कितना आ गया
एक बी 2 आ गया तो 16, तो 16 आ जाएगा, 2 आ गया, फिर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? पहला ऑप्शन पॉसिबल है। आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से आगे बढ़िए फिर। अरे खुल जा। अब लिखा है कि यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 35 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो, किसी के 25 का क्रय मूल्य अगर 35 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लॉस है, कि मतलब जितने रुपए में हम 25 खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में हम 35 बेच रहे हैं, उतने ही रुपए हम 35 बेचे, तो जाहिर सी बात है मेरा लॉस होगा। पर नहीं तो ऐसे देखिए, सिंपल सा कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस 25 के कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 35 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा, तो कितना आ गया? 35/25। तो ये चला जाएगा 7 से, चला जाएगा 5 से, तो कितना आ गया? 7/5 आ गया। ठीक है, देखो लॉस हो रहा है, सीपी मेरा बड़ा है, तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। सीपी पे निकलता है हमेशा 2/7। 2/7 कितना होता है? 2/7 कितना होता है लॉस? ये होता है 28। कितना होता है? 28.57% होता है। देखिए परसेंटेज में यहाँ पर रेशियो कुछ पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसे अगर मैं कहूँ 1/7 कितना होता है? होता है 14, 2/8% या 14.28%। ठीक, ये पढ़ते हैं आप। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2/7 जो हमें दिया हुआ है, तो कितना हो गया? 28। यहाँ पे 7 होगा पहली बात, तो यहाँ कितना होगा? 7 होगा। तो 28 कितना हो जाएगा? 4/7। इसको हम लोग 28.57 बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? पहला ऑप्शन हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इसमें कर क्या सकते हैं, हमेशा क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस के पास में वैल्यू होती है, जो हमारी विक्रय मूल्य के पास जो वैल्यू लिखी होती है, विक्रय मूल्य के पास क्या लिखा है? 35 लिखा है, उसको मैं रख दूंगा नीचे, उसको मैं रख दूंगा नीचे। ठीक, उसको मैं रख दूंगा नीचे, और फिर मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा। कितना आ गया? कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों का अंतर वो मैं ऊपर रख दूंगा। देखो मेरा कितना आ गया? 2/7 आया कि नहीं आया? तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 5 स्टेशन। एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी होगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द रेलवे अथॉरिटीज। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलवे लाइन है, उस पर 5 स्टेशन हैं, 5 स्टेशन है। अगर कोई यात्री अलग अलग स्टेशन में ट्रेवल करना चाहता है तो रेलवे अथॉरिटी के पास कितने टिकट हो कि वो यात्री जो है वो टिकट कर सके, वो उस यात्री को टिकट दे सके कि अलग अलग जगह यात्रा कर ले। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? अगर क्वेश्चन समझ गए तो देखिए फिर, तो देखिए पहली बात, कितने स्टेशन हैं? 5 स्टेशन, 1 2 3 4 5 स्टेशन मान ले रहा हूँ। ठीक है, 5 स्टेशन मान रहे हो। अच्छा 5 स्टेशन है, ठीक है, 5 स्टेशन है, 5 स्टेशन है कि नहीं है? अगर जैसे एक कोई यात्री इस स्टेशन पे आके बैठ गया तो यहाँ से कितनी जगह के टिकट ले सकता है? कि यहाँ के टिकट ले सकता है, यहाँ का टिकट ले सकता है, यहाँ का टिकट ले सकता है, यहाँ का टिकट। 5 स्टेशन है और वो एक स्टेशन पे रुक के कितनी जगह का टिकट ले सकता है? 1 जगह का, 2 जगह का, 3 जगह का, 4 जगह का। तो 4 जगह का टिकट ले सकता है, तो टोटल कितने टिकट? 20 टिकट। ठीक है, 20 टिकट होंगे। अगर कोई यात्री है अलग अलग जगह ट्रेवल करना चाहते हैं, 5 के तो टिकट होंगे, 5 तो स्टेशन ही है, 5 स्टेशन है, और एक स्टेशन में एक यात्री खड़े होके ना 4 अलग अलग जगह ट्रेवल कर सकते हैं। उसके लिए उसको टिकट चाहिए होंगे, तो कितने टिकट चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, 4 चाहिए, तो उससे 4 से कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर, यदि उस संख्या में 5 जोड़कर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? ठीक है, चलिए करते हैं फिर।
कि कोई नंबर है जैसे n है, जैसे एक नंबर है n है, उसे 3 से जब विभाजित किया जाता है, 3 से जब डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर कह रहा है कि उस नंबर में 5 जोड़ दिया जाए, उस नंबर में 5 जोड़ दिया जाए फिर उसे भी 3 से डिवाइड किया जाए तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा? देखो नंबर से तो जोड़ रहे थे, नंबर तो पहले भी था, तो उससे मेरा डिवाइड करके रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा था? 2 ही आ रहा था, 2 आ रहा था। और उसमें 5 जोड़ा गया, तो बताओ 5 3, जब 5 3 से विभाजित होगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? +2 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको भी इधर जोड़ दो तो कितना हो गया? 4, 4 आ गया, 4 आ गया। अच्छा 4 3 से बड़ा है कि नहीं है? 4 3 से बड़ा है, तो मुझे इसको फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? अब रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है? अब शेषफल कितना आ रहा है? अब शेषफल आ रहा है 1, और यही आपका आंसर भी होगा। तो कितना आ रहा है आंसर? 1 आ रहा है। देखो क्या है, कोई नंबर को अगर मैं 3 से विभाजित कर रहा हूं ना, तो उसका शेषफल कितना आ रहा है? उसका शेषफल कितना आ रहा है? 2। अगर उस नंबर में मैं 5 जोड़ दूं, उस नंबर में अगर मैं 5 जोड़ दूं और उसको 3 से विभाजित करूं तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? देखो जब n को मैं 3 से विभाजित कर रहा था 2 तो आ ही रहा था, 2 तो पहले ही दिया हुआ था। जब इस 5 को मैं 3 से विभाजित अलग से करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? +2 रिमाइंडर आएगा। तो उसमें जोड़ोगे तो कितना रिमाइंडर आ गया? टोटल 4 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो 4 आया है वो 3 से बड़ा है, तो मुझे इसको फिर से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से एक बार विभाजित करना पड़ेगा। जब इसको मैं फिर से करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लता ने एक बैंक में 3500 रुपए की राशि 15% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। 1 वर्ष के बाद वह कितना ब्याज कमाएगा? एक लता है, उन्होंने बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है? 35,000 डिपॉजिट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट मिल कितना है? 11% पर एनम। तो एक चीज़ बताइए कि उसको बताना है कि 1 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। और उसको जो रेट लगती है, जो दर लगती है, वो हमेशा किस पे लगती है? प्रिंसिपल पे लगती है, जो हमें शुरुआत में जो अमाउंट दिया रहता है उस पे लगती है। तो देखिए, तो 1 साल बाद वो कितना कमाएगा? अगर प्रिंसिपल पे लगती है हर साल, तो देखो 3500 तो उसने जमा किए, 3500 तो जमा किए, उसका 1 साल बाद उसे 11% ही तो मिलेगा, उसको 11% ही मिलेगा। अगर मैं इसका 11% निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? तो देखो इस तरह अगर डिवाइड करोगे थोड़ा बहुत टफ आपके लिए बनेगा। अगर देखो मुझे 3500 का 11% निकालना है, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ कि एक बार मैं इसका 10% निकालूँ, उसमें फिर 1% मैं ऐड कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ये 11%, इसका 10% कितना? 10% 1/10 होता है। इसको मैं 1/10 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3500 आ जाएगा। 3500 आएगा कि नहीं आएगा? और इसका 1% कितना होता है? वो होता है 350। 350 होता है कि नहीं होता है? कितना होता है? ये कितना आ गया? 3500 आ गया, ये आ गया 3500, है ना। इसमें मैं 350 और जोड़ दूंगा, इसमें मैं 350 और जोड़ दूंगा तो कितना आ गया? 3850। 3850 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। ठीक है, 3850 आ गया, वरना इधर भी कर ही सकते थे आप। तो कितना है? 3 और 55, तो 3850 यहाँ से भी आ रहा है। तो ठीक है, आप किसी से भी निकाल लीजिए, पर ये कैलकुलेशन सीखिए कि 10% किसी का निकालना आसान होता है, 1% किसी का निकालना आसान होता है। 1% इसका अगर 10% निकालना है तो मुझे सिर्फ एक जीरो हटाना था, और 1% निकालना है तो मुझे यहाँ से 2 जीरो हटाने, तो वो 350 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम देने की जरूरत है नहीं। यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, दौड़े है क्या होता है? दौड़ता है, तो उसे 175 भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो एक घोड़ा है, एक घोड़ा है ना, एक घोड़ा है, वो कितनी स्पीड से दौड़ता है? 15 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है। तो कह रहा है कि बताओ, एक स्क्वायर है, एक वर्गाकार मैदान है, जिसकी साइड कितनी दी हुई है? 175 मीटर दी हुई है, 175 मीटर दी हुई है। इसका पूरा चक्कर लगाने के लिए उस घोड़े को कितना समय मिलेगा? उसको कितना समय लगेगा इस पूरे चक्कर लगाने में? तो देखो पहली बात, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा देखो आंसर किस में? सेकंड में है कि नहीं है? सब सेकंड में है, और वो भी मीटर में है, तो मुझे ये किलोमीटर पर आवर को बदलना होगा। देखो किलोमीटर पर आवर को जब बदलते हैं ना,
तो आर को जब मीटर पर सेकंड से बदलते हैं तो उसको लिख जाता है 15/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 15 किलोमीटर पर आर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, पूरा एक चक्कर लगाना है, एक साइड अगर 175 है, अगर मुझे इसका पूरा चक्कर लगाना है तो चारों साइड घूमनी पड़ेंगी मुझे, इसका क्या हो जाएगा, वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखो, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी, 4 × 175, 4 × 175 घोड़े को कवर करना है। ये भी 175 है, ये भी 175 है, ये भी 175। स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है, चारों साइडें बराबर होती हैं। तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी, 4 × 175। अब यहाँ पे 15 × 5, तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी मेरी मीटर पर सेकंड में, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा। अब बताओ क्या करें, अब करते हैं। ठीक, काटो भाई। ठीक है, तो ये आ गया 42 × 4, तो ये कितना आ गया 168 सेकेंड। कितना आ गया 168 सेकेंड। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। चलो भाई, एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है, उसका सरकमफेरेंस निकालना है। उसका डायमीटर कितना दिया है, व्यास कितना दिया हुआ है, 12 इंच। एक वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, 12 इंच में दिया हुआ है, और आंसर किस में है, सेंटीमीटर में। तो देखो, पहली बात, मुझे इस इंच को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या होता है, इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल। ठीक है, अगर मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, और इसका डायमीटर मुझे दिया हुआ है, डायमीटर मुझे दिया हुआ है कितना, 12 इंच दिया हुआ है, 12 इंच दिया हुआ है। तो मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है, अगर परिधि निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr होता है। तो देखो देखो 2 और r, मतलब 2r को मैं डायमीटर बना सकता हूँ कि नहीं, डायमीटर ही होता है। तो डायमीटर कितना है, 12 है, इंटू 22/7, और 1 इंच को मुझे बदलना था, तो ये मैं कितना लिख दूंगा, 2.54 लिख सकता हूँ। आंसर कितना, 95, 99, 88, 90, थोड़ा ज़्यादा है, चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 12 इंच निकालूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 12 इंच आ रहा है मेरा। अगर मैं करूँगा तो 24, ठीक है, 12 5 तो 6 आ जाएगा, 12 4 48 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.48। तो मेरा आंसर आ रहा है 30.48। अगर मैं इन दोनों को 12 × 2.54 कर रहा हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 30.48 आ रहा है। मेरा कितना आ रहा है, 30.48। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ रहा है, 30.48 × 22/7, 22/7। ठीक है, 22/7। अच्छा, ये 22/7 को मैं 3.14 भी लिख सकता हूँ, पाई को मैं 3.14 भी तो लिखता हूँ, 3.14 भी लिखता हूँ। तो मैं 22 की जगह हटा के लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 3.14 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ देखना अब यहाँ पे, कि अगर 3.14 में अप्रॉक्सीमेशन करने जा रहा हूँ, 3.14 दिया, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे मेरा 3 ही होता, सिर्फ 3 होता, तो 3 होता तो कितना होता, अगर मैं कह दूँ 3 होता, और मैं 3 को 3.48 से मल्टीप्लाई करता, मेरा कितना था, कितना था, लगभग ये 91, तो यहाँ था ये 0.44, 91.44 लगभग आ रहा है, 91.44 आ रहा है। अच्छा, जैसे ही मेरा 91.44 आ गया ना, और उससे ज़्यादा होगा, 0.14 तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, उससे ज़्यादा होगा, और 91 से सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो कौन सा है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। मैंने सिर्फ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया है, कि अगर मैं इस वैल्यू को सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करता, अगर इस वैल्यू को मैं सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करता तो वो मेरा 91.44 दे रहा है। अगर इस वैल्यू को मैं सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करता तो 91.44 दे रहा है, और 91.44 से मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन ज़्यादा है, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है कि नहीं है, तो वही सही होगा। ठीक है, वही सही होगा। ठीक है, आप इस तरह बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है,
बाकी अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूरी कैलकुलेशन करनी ही है तो यहाँ पे फिर 22/7 लिखते हैं आप। अब देखो पॉइंट भूल जाओ पहली बात तो, अगर मैं करूँगा तो मेरा कितना आएगा, ठीक है, फिर 0, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब फिर इसमें ऐड होगा, ठीक है, फिर इसमें ऐड हो रहा है तो कितना आ रहा है, 6, 15, 67056। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 67056/7। अगर मैं इसको डिवाइड करके मैं लिख रहा हूँ 63, यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा कि नहीं बचा, तो 5 बार जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 बचेगा, कितना, 7 7 49। तो इतनी आपकी ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे आपसे लगा सकते थे। आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करिए, इस ऑप्शन के लिए अप्रॉक्सीमेशन सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 225 डिग्री, चलो ठीक है। अच्छा मुझे वैल्यू बतानी है किसकी, cos डिग्री की बतानी है, ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये बताओ cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 + 45 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। 180 में चेंज होता नहीं है, ठीक, 180 में चेंज नहीं होता। और किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इस क्वाड्रेंट ये 9, ये क्या है, 0 है, ये 90 आ गया, ये 180 आ गया, ये 270 आ गया, ये 360 आ गया, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट की बात है, 180 प्लस, तो इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये ए, इसको टी सी भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक होते हैं, टेन और कॉट होते हैं, कॉस और सेक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस निगेटिव होगा कि नहीं, तो मेरा क्या माइनस कॉस 45 आएगा, 45 डिग्री आएगा। क्या ये 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, पर ऑप्शन मुझे √2 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो देखो सारे माइनस वाले तो रहेंगे, ये पॉजिटिव वाले तो हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ठीक। तो ये हो गया -1/, कितना आएगा, -1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ठीक, 1.414 होती है। अच्छा 1.414 के आते ही ना मुझे पता चल गया कि ये हो गया यार आंसर, ठीक। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा सबने पढ़ा है, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि 1/7 जो हम परसेंटेज में रेशियो पढ़ते हैं, हम लोग जो रेशियो पढ़ते हैं, अगर मैं इंटू 100 करता हूँ तो कितना आता है, 14 2/7, या इसको हम लोग 14 2/7% करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ, अगर मैं इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मैंने पहले ही बताया था, मैं डायरेक्ट 1/14 लिखा हूँ, 1/14 कितना होगा, मैं इधर भी 2 से डिवाइड किया तो इधर से भी 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/7%, ठीक। अभी परसेंटेज को भूल जाए तो ये कितना होता है, 7.14 भी इसको कहा जाता है, 7.14 भी कहा जाता है, ठीक है, 7.14 भी कहा जाता है। ये आ गया 7.14। अच्छा मैं अभी डेसिमल नहीं सोच रहा हूँ, डेसिमल नहीं, मुझे सिर्फ संख्या, दोनों संख्या अलग अलग हैं, 707 में 8086.866, दोनों संख्या अलग है, मैं अभी डेसिमल के बारे में नहीं सोचा। तो 1/14 क्या होता है, 7.14 होता है। और एक चीज़ और बताना, जैसे 1/4 को पढ़ते हो आप लोग 25% और 1/5 पढ़ते हो 20%। मतलब अगर डिनोमिनेटर, अगर हर में वैल्यू छोटी होती है तो संख्या मेरी बड़ी हो जाती है, संख्या मेरी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। अगर हर में मेरा 5 आ गया, हर में मेरा 5 आ गया तो वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में मेरी छोटी वैल्यू है तो मेरी वैल्यू बड़ी होती है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है तो डिनोमिनेटर में अगर मेरा बड़ा है, डिनोमिनेटर में अगर मेरी वैल्यू बड़ी है तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। देखो यहाँ पे 14 से ज़्यादा है कि नहीं है, 14 से ज़्यादा है तो 7.14 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आनी चाहिए। 7.14 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या होती है, ये अप्रॉक्सीमेट 0.7071, ठीक। देखिए परसेंटेज के रेशियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए कैलकुलेशन में भी ज़रूरी है, आपके लिए मस्ट है कि आप ये याद रखिए, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, वरना आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, वो निकाल ही लोगे। पर परसेंटेज के रेशियो आपने जब इतने सालों से रट रहे तो उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए, कैलकुलेशन में यूज़ करिए उसका। दसवां क्वेश्चन पढ़िए। A shopkeeper purchased pen in bulk for ₹28 each. He sold each for ₹40. What is profit percentage? एक दुकानदार है, 25 रुपये प्रति पेन के मूल्य से थोक में पेन खरीदता है और उसने उन पेनों को 40 रुपये प्रति पेन के मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो बल्क वल्क से यहाँ कुछ मतलब नहीं है,
यहाँ पे मुझे सिंपल सी चीज़ है कि CP मुझे 28 दी हुई है, SP मुझे 40 दी हुई है और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो कितने परसेंटेज पे बेच रहा है भाई, कितने परसेंटेज पे, 12 के, और CP कितना है, 28 है। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, 3/7 आ गया। 3/7 मेरा क्या होता है, 3/7 मेरा क्या होता है, अभी मैंने बोला कि 1/7 मेरा कितना होता है, 14 2/7% होता है। इसको मैं 14.28% भी लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर तो मेरा 3/7 हो गया, इधर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा, 42, 6/7, या इसको मैं 14.57% भी, कितना हो गया, 42.57% भी, 85% भी बोल सकता हूँ। तो कितना क्या ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा, 14.85% है। देखिए, जिसने जिसने परसेंटेज के रेशियो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी कुछ करेंगे, एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम परसेंटेज की बात करेंगे। पर ये जो परसेंटेज होते हैं हम सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं सब लोग, तो इनका इस्तेमाल करिए सही जगह, जिससे कि आप जल्दी कर सकें। 1-2 केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। देखो, सर्कल की इक्वेशन बतानी है, सेंटर कितना दिया हुआ है, -1, -2, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो देखो, पहली बात मैं सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसका सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, -g, -f। ठीक, और रेडियस क्या होता है, रेडियस होती है g² + f² - c। ठीक, -c होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से g निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आ रहा है, g निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आ रहा है। एक चीज़ देखिएगा, मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो मेरा कैंसिल ही होगा, ये तो हो नहीं सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से g निकालना चाहूँ, मैं कंपेयर करूँ, मुझे सेंटर दिया कितना है, 1, ये क्या दिया हुआ है, 1, -2। अगर मैं g निकालूंगा, अगर मैं g निकाल रहा हूँ, -g कितना दिया हुआ है मुझे, 1 दिया है, तो मेरा g कितना आ गया, -1 दिया आ गया। अगर मैं f निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक, -f मेरा कितना है, -2 आ गया, तो मेरा f कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, f2 रखते ही ना, अगर मैं g को, अगर g -1 इस इक्वेशन में रखूँगा, अगर g मैं -1 इस इक्वेशन में रखूँगा, तो क्या आपको नहीं लग रहा ये वाला मेरा x का टर्म माइनस में हो जाएगा, x का टर्म माइनस में होगा। x का माइनस का टर्म किस में है, या तो इसमें है, या d में है, या b में है, या c में है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता। ठीक, अभी मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया है, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, मैं ऑप्शन से करा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो ये मेरा g वाला टर्म मेरा निगेटिव होना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि मेरा g अगर -1 आ गया, मैं इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा -1 आएगा, तो x का टर्म मेरा माइनस होगा। x का टर्म माइनस कहाँ पे है, b और d में है। अब मुझे, अगर मुझे यहाँ से c मिल जाता तो मैं लगा देता। देखो c कैसे मिलेगा, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं पहले इधर लिख देता हूँ। रेडियस कितना होता है, r g² + f² - c। ठीक, रेडियस मुझे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। g कितना है, ये -1 है तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। f कितना दिया है, 2 दिया तो इसका 4, तो ये, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, वर्क कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 = 5 - 6, और मेरा c कितना आ गया, -11। मेरा c कितना आ गया, -11, और मेरा c -11 ही आते ही मुझे पता चल गया कि मेरा ऑप्शन डी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो सब वैल्यू आ गई तो आप रख भी सकते हो। इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक, x² y² तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं g की जगह क्या रखूँगा, -1 रखूँगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, -2x। f की जगह मैं क्या रखूँगा, f की जगह मैं 2 रखूँगा तो मेरा आ जाएगा 4y। अब यहाँ पे मैं रखूँगा c कितना आया, -11 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो क्या ये क्वेश्चन आपका 4th ऑप्शन है, पर क्या लिखने की ज़रूरत थी, नहीं। ठीक है, आगे बताएं। लिखा है चेयर वॉज परचेस्ड फॉर 785 रुपये एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। उसकी सेलिंग प्राइस बतानी है कि कुर्सी की क्रय मूल्य दी हुई है
कितने में खरीदा है उसने? 785 में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 785 रुपये में खरीदा है। और कह रहा है कि उसको कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है? 22% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, 22% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 22% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट किस पे लगता है? सीपी। तो तुम इसका ये बता दो मुझे कि 785 का 22% कितना होता है? 785 का 22% कितना होता है? 20। अगर मैं कहूँ 22% ऑफ 785, 785, आप ऐसे ही करते हो ना कि अगर क्रय मूल्य दिए 785 इंटू इसका 22% मतलब 122/100, फिर आप निकालते हो। देखो ऐसे करना बहुत ही डम है। अगर मैं निकाल लूँ कि 785 का 22% कितना होगा, 22 को मैं कर क्या सकता हूँ? 20%। 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20% प्लस 2% किसका? ऑफ 785 का। अगर मैं कह दूँ 785 का 20% कितना होता है? 20% क्या होता है? 20% का रेशियो कितना होता है? 1/5 होता है। तो इसका 1/5 निकालो जरा। इसका अगर 1/5 निकालोगे कितना आ गया? क्या ये आ रहा है? 157 आ रहा है। इसका 20% कितना आ रहा है? 157 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 2% निकालूंगा तो कितना आएगा? मैं यहाँ से मतलब यहाँ भी 10 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी 10 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 15.7 आ जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे 0 लगाना लगा दो, करना कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इतना आ रहा है? क्या इतना आ रहा है? मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 172.7। अगर मुझे एसपी निकालनी है तो मैं सीपी प्लस प्रॉफिट करूँगा। सीपी मेरा कितना है? 785 प्लस उसमें कितना जोड़ दूँगा? मेरा सीपी कितना है? 785 और मेरा सीपी कितना है? 172.7। तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। फिर कितना आ रहा है? फिर कितना आ रहा है? फिर कितना आ रहा है? क्या ये ऑप्शन कौन सा है? क्या ये ऑप्शन बी है? बिल्कुल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कह रहा है एक आदमी है वो 37 रुपये में 2 सेब और 3 कीवी फल खरीद रहा है। 2 सेब और 3 कीवी फल कितने में खरीद रहा है? मैं सेब को ए मान ले रहा हूँ, तो मतलब अगर खरीद रहा है तो कितने? 2 एप्पल और 3 कीवी फल कितने में खरीद रहा है? 37 रुपये में खरीद रहा है। अगर वह 4 सेब और 5 कीवी फल, अगर वो 4 सेब और 5 कीवी फल कितने में खरीद रहा है? 67 रुपये में। तो उसको बताना है कि एक एप्पल और एक कीवी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक काम करो, 5 यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है। ठीक है, इनको माइनस कर लो, ठीक है, इनको माइनस कर लो, सबको कर लो। तो कितना आ गया? 2a 2k इक्वल्स टू कितना आ गया? 30 आ गया। तो अगर मैं कहूँ a प्लस के मेरा कितना आ गया? 15 आ गया। आसान सा सवाल था, ज़्यादा टाइम खराब नहीं। ठीक है, आसान सा सवाल था, आगे बढ़े। कह रहा है P और Q क्रमशः 10 दिनों और 5 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। Q ने 2 दिन काम किया और नौकरी छोड़ दी। बताओ, किसी को नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी छोड़ रहे हैं लोग अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, P शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, P शेष कार्य कितने दिनों में कर सकता है? तो देखो P जो है कितने दिनों में काम कर सकता है? 10 दिनों में काम खत्म कर सकता है। Q कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है? Q जो है 5 दिनों में काम खत्म कर सकता है। मैं कुछ काम मान लेता हूँ, जैसे मैं 10, इन दोनों का एलसीएम मैं 10 मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। मतलब P एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। Q कितना कर रहा है? एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर Q 2 दिन काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कर लेगा? 4 यूनिट काम कर लेगा। 4 यूनिट काम कर लेगा तो बचा कितना? 6 बचा। 6 बचा, और 6 काम कौन करेगा? अब 6 काम P करेगा। और P एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो 6 काम करने में उसको कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, लगने दो, आगे बढ़े हम।
एक कार 3 घंटे में घंटा क्या होता है, एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर और एक ट्रेन 2 घंटे में 252 किलोमीटर की यात्रा तय। कार और ट्रेन की गति का अनुपात ज्ञात करें। अरे तो बहुत आसान है यार। देखो गति निकालनी, स्पीड निकालनी, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा कार की और मैं अगर बात करूँगा, सफ़ेद में लिखेंगे, अगर मैं बात करूँगा कार की और मैं बात करूँगा ट्रेन की। कार जो है 105 डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी देर में, 3 घंटे में, और ये क्या कर रहा है 252 किलोमीटर तय कर रहा है 4 घंटे में। निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, 35 यहाँ से आ जाएगा, 63 यहाँ से आ जाएगा, तो 65, और फिर मैं काटूंगा तो कितना 75 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, तो मेरा अनुपात कितना आ गया 5:9। ठीक, आसान सा सवाल है, हम आगे बढ़ेंगे। आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अच्छा स्क्वायर भी दिया है, यहाँ स्क्वायर कहाँ चला गया भाई, स्क्वायर दिया है, कौन सा सही है स्क्वायर वाला देख लेते हैं। ठीक है, 2 दिया है और थीटा की वैल्यू मेरी 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ थीटा 45 ही है। अच्छा, इक्वेशन दी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर किसके बराबर दिया है, 2 के बराबर दिया है। एक काम करो, यहाँ पे थीटा 45 के इक्वल रख लो, 45 डिग्री के इक्वल। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 क्या होता है उसी के बराबर, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से अगर √2 एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, उसका भी स्क्वायर करोगे तो ये कटेगा, तो कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर, वो आ गया 2 के बराबर। तो मेरे थीटा कितना है 45 है, 45 क्या होता है, यही होता है 180/4, कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यही 145, ठीक है, 16 17 करते हैं। दिखाया था लेंथ, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:3। यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो एक काम, लेंथ, एक रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना दिया 5 और 3, 5 और 3, अगर मैं x मान लेता हूँ, चलो x मान लो अगर नहीं था। ठीक है, और लेंथ जो है ना 8 से, लेंथ जो है 8 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से, तो यहाँ कितना ज़्यादा है 2x ज़्यादा है। देखो कितना ज़्यादा है, 2x ज़्यादा है, उस किसके ज़्यादा है कितना, क्वेश्चन के हिसाब से 8 है, तो x कितना आ गया 4 आ गया। x अगर 4 आ गया तो मेरी लेंथ कितनी आ गई, तो मेरी लेंथ आ गई कितनी 20 आ गई। 5x दिया हुआ है तो कितनी आ गई 5 × 4 कितनी आ गई 20। अगर ब्रेड्थ मेरा कितना है 3x है, 3x है तो 3 × 4 कितने 12। अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है L × B होता है, L × B 20 × 12 कितना 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान सवाल था, इसमें डिविजिबिलिटी 15 से चेक कर सकते थे, चलो कोई ज़रूरत नहीं है, आसान से सवाल था। यदि कॉसेक ए मुझे 25/7 दिया हुआ है तो मुझे tan ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखो कॉसेक ए कितना दिया हुआ है, कॉसेक ए दिया हुआ है मुझे 25/7, कितना दिया है 25/7, ये कितना होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर लंबकुलर। ठीक, अगर ये दिया हुआ है तो मेरा बेस कितना आ जाएगा, मेरा बेस कितना आ जाएगा, अगर मुझे परपेंडिकुलर 7 दिया है, हाइपोटेन्यूस 25 दिया है, तो ये मेरा कितना आ गया 7 24 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो मेरा बेस कितना आ गया 24 आ गया, मेरा बेस कितना आ गया 24 आ गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a अगर मैं लिखना चाहूँ, tan a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7, बेस कितना है 24, तो आंसर कितना हो गया 7/24। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स, आप कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं मैं कभी लिखवा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ a sphere whose radius is 5। गोले का आयतन बताना है जिसकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर दी है। देखो वॉल्यूम, ठीक है, आयतन इसको बोलते हैं, आयतन बोलते हैं,
वो किसी गोले का या स्फीयर का क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ये रहता है। तो मैं लिखूँगा 4/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब कितना है 7.5 7.5 7.5, देखो 7.5 दिया है ना, यहाँ से मैं हटाऊँगा, मैं कितना लिख सकता हूँ 15/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं इसको 15/2 लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो आर क्यूब है तो कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2, ठीक। देखो 4 से ये 4 तो चला जाएगा, 3 से 5 चला जाएगा, ये क्या 11 चला जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर दिया है मतलब 225 इंटू 55/7। अब बताओ इतनी भीषण थोड़ी दी हुई है, कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो मैं कितनी कर दूंगा, मेरा वैल्यू 1800 से थोड़ा सा कम होगी, लगभग 30-20 कम होगी, 18 से लगभग 30-20 कम। कौन सा ऑप्शन है ये देखो पहली बात करना कैसे है मैं वो बताता हूँ। अगर जैसे ये 55 है, अगर यहाँ पे एक ज़्यादा होता, अगर एक ज़्यादा होता मतलब अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि 56 होता, अगर यहाँ पे अगर मैं कह दूँ 255 इंटू 56 होता तो मैं 7 से 8 काट लेता और यहाँ से कितना आ जाता, अगर मैं करता 1600 और 200 कितना आ जाएगा 1800, 1800 आता कि नहीं आता 1800 से। अच्छा 1800 से थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा, 1800 से थोड़ा सा कम होगा, 1800 से कितना कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 1800 से थोड़ा सा कम होगा, तो 1800 से थोड़ा सा कम होगा तो कितना है, पहली बात 1600 तक पहुंचेगा नहीं, 17 तक ही पहुंचेगा, 1767.85। देखो अगर आपको और भी थोड़ा करीब जाना है तो आप करीब इस तरह जा सकते हो, मेरे लिए इतना बहुत था। अगर मैं करता इसको 7 7 जा 49 आता मुझे, मैं 55 को काट रहा हूँ 7 से, 49 आ जाता और 6 बचता, और 7 8 जा मैं कितना 6 बचता 7.8 लगभग आएगा, ठीक है। तो 225 इंटू 7.8 मतलब 8 तो रहेगा और 0.2 माइनस करना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 माइनस 0.2 कर सकता हूँ कि नहीं। 8 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था मेरा कितना आ रहा था 1800 आ रहा था, अगर इसका मैं 0.2 मल्टीप्लाई करूँगा, 0.2 मतलब लगभग मेरा 40 माइनस हो जाएगा, 0.2 इंटू 225 होगा, 0.2 इंटू अगर 225 होगा उसको मुझे माइनस भी करना है वहाँ पे, तो लगभग मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे 20 सोच रहा हूँ, तो मेरा लगभग -40 तक पहुँच जाएगा, ठीक -40 तक पहुँच जाएगा। तो -40 तक पहुँचूंगा तो मेरा लगभग वैल्यू 1760 के करीब आएगी, और 1760 के करीब मेरा एक ही ऑप्शन था। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप भी ना करें, पर नहीं अगर जिसको करना ही है तो भाई देख लेते हैं वो भी। देखो 55/7, अच्छा किसी अगर मुझे पहले मैं ये हटा रहा हूँ, जैसे 255 इंटू 50 प्लस ये कर दूँगा, किसी को 50 से मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 तो इसका 125 कितना रहा 1125 आ जाएगा, कितना रहा 50 तो ये है, तो 5 कितना आ जाएगा 1125 आ जाएगा, तो कितना 5 7 3 12375, तो ये आ गया 12375। तो देखो 7 से करो, 7 1 7, यहाँ कितना 5 53 आ गया, 7 7 49 आ गया, 49 आ गया, तो जैसे ही 7 एक साथ आ गया तो क्या आप पहला ऑप्शन नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो। इतना भी आप पूरा कैलकुलेशन इसके निकालने के बाद भी आप पूरा कैलकुलेशन ना करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रायंगल इज नॉट सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स साइड्स में, एक त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता यदि उसकी भुजाएं का माप, देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा, ट्रायंगल होगा, अगर ये P दिया है, ये B दिया है, ये H दिया है, ठीक है, ये P दिया है, B दिया है, H दिया है, तो इसका जो निकलता है वो ये होता है कि रिजल्ट जो रहता है निकलता है P² + B² = H² के बराबर होता है। ये हमारा, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। देखो 5 12 13 पाइथागोरस फॉलो करता है, 6 8 10 पाइथागोरस फॉलो करता है, 3 4 5 फॉलो करता है, सिर्फ एक ये है जो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, पर ट्रिपलेट आप इतना है तो मुझे कि ये 3 ट्रिपलेट बहुत ही बेसिक होते हैं, ये आप याद ही रखिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इनमें से कौन सा नंबर 4 से विभाजित हो जाता है। 4 से विभाजित होने वाले की क्या होता है कि किसी कोई भी नंबर अगर 4 से विभाजित तब होता है जब उसके आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं, 4 से विभाजित हो जाएं। तो मुझे कौन सा ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हैं, सिर्फ बी दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं लिखूं बी को 6 7 4 5 3 6, तो आखिरी दो अंक किसके हैं, इसके क्या 36 हैं। क्या 36 4 से डिवाइड हो जाता है, क्या 36 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 9 36 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो 4 से डिवाइड हो जाता है। ये कहाँ से आ गया, अ गिवन डाटा शोज द नंबर ऑफ मोबाइल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये मतलब डी आई आ गई है, उसी में लिख दिया। दिया गया चार्ट वर्ष 2017 18 19 में C1 C2 और C3 और C4 नामक कंपनी द्वारा निर्मित मोबाइल की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, विच कंपनी विटनेस द हाईएस्ट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग 17 से 18। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 से 18 के दौरान किस कंपनी के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। किस कंपनी के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है 17 और 18 में। देखो 17 वाला मैं क्या करूँगा, मैं कुछ पेन यूज़ करूँगा। ठीक है, 17 वाला मुझे नीले रंग से दिया गया है और 18 वाला मुझे 18 से निकालना है, वो मुझे पीले से दिया। देखो 17 और 18 में सबसे ज़्यादा मतलब 59 से 65 हुआ तो कितना इंक्रीज़ हो गया, 6 का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे कितना इंक्रीज़ है, 5 का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ से कितना हुआ है, यहाँ तो 3 ही का हुआ है भाई, ये तो बहुत ही गरीब है। ये कितना हुआ है, ये भी कितना हुआ है, 3 का हुआ है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सबसे अधिक वृद्धि किस में देखी गई है, सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है C1 में, और वही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स अक्रॉस द ईयर। किस कंपनी ने सभी वर्षों में सबसे कम संख्या में मोबाइल का निर्माण किया। किस कंपनी में सबसे कम मोबाइल का निर्माण किया है, बताओ। अच्छा, किसी को देख के C4 लग रहा है। अगर मैं इनकी बिल्डिंग देखता हूँ मुझे C4 लग रहा है सबसे, पर देखिए नहीं, पर पूरा कर ही लेते हैं। ये कितना हो गया, 180 प्लस 12 कितना हो गया, ये 192 आ गया। अगर मैं C1 की बात करूं, तो कितना आ गया, 192 आ गया। ठीक है, C1 की बात करूं तो 192 आ गया। और C2 की बात करूं तो कितना आ गया, 6 6 12 19 और 11, तो कितना आ गया, 201। 201 का कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मैं सही कर रहा हूँ। कितना आ गया, 201। ठीक है, C3 कितना आ जा रहा है, 7 7 14 200 200, ये कितना आ गया, 213 आ गया। ये तो 213 आ रहा है। C3 कितना आ गया मेरा, 213 आ गया। C3 कितना आ रहा है, 213 आ रहा है। अगर मैं C4 की बात करूँगा तो मेरा कितना आ गया, 18 और 7, तो ये कितना आ गया, 186 आ। ये कितना आ गया, 186 आ रहा है। देखिए आप ऐड थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है, C4 कितना आ गया, 186 आ गया। देख के ही मालूम पड़ रहा था सबसे ज़्यादा मोबाइल किसने बनाए, C4 ने बनाए, तो C4 मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल अक्रॉस द ईयर्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन अक्रॉस द ईयर। अभी हमने लोवेस्ट निकाला था, हाईएस्ट मेरा कौन सा था, हाईएस्ट मेरा क्या C3 था, हाईएस्ट मेरा C3 था। हाईएस्ट मेरा कौन सा निकल रहा है, C3 निकल रहा है, तो हाईएस्ट मेरा कौन सा हो गया, C3 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं था। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय C1 टू दैट ऑफ C4। कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइल की संख्या का कंपनी C4 द्वारा निर्मित कुल मोबाइल की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ओके, तो देखो किसका निकालना है, C1 और C4 का। अच्छा, पहले निकाल तो चुके हैं। C1 का कितना आ रहा था, 192, और C4 का 186। 192 और 186, 192 और 186, मतलब 192 अगर मैं बोलूं तो मेरा C1 और C4 का था, ये था मेरा 192 और ये मेरा था 186। इसका मुझे रेशियो बताना है। इसका रेशियो मैं बताऊंगा, मैं इसको 6 से काट दूंगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और ये कितना आ जाएगा,
तो मेरा रेशियो कितना आ गया 32। और कुछ है क्या? आंसर किया, डी आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कोरोना काल में आप अपने आप को स्वस्थ रखें और पढ़ाई को मस्त रखें। ठीक है, गुड बाय।